हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के चाहे बीए ऑनर्स के, तो जिस भी स्टूडेंटों ने बहुत से स्टूडेंटों ने अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म ले रखा है, अर्बनिज्म एंड अर्बनाइजेशन, तो जिस भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट है तो आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो आज हम करेंगे अर्बनाइजेशन, जो आपका सब्जेक्ट है उसका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अर्बनाइजेशन वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए देरी ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे देकर बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप ये नोट्स जो है, अगर आप में नोट्स चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। या तो आप अगर आपको पर्सनली चाहिए सारी यूनिट्स, तो आप टेलीग्राम पे मुझसे मैसेज करना। 50 रुपये में आपको सारी जो नोट्स है वो मिल जाएगी, या हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यूनिट नंबर जो 3 है उसमें हमें पढ़ना है मध्यकाल में जो नगरीय का उत्कर्ष हुआ था, यानी जो जितने भी मिडिवल पीरियड में जो जितने भी अर्बन जो भी नगर थे वो कैसे उभरे थे उसके बारे में हमें पढ़ना है। मतलब शहर में क्या क्या उभरते हैं, स्टेट, ट्रेड, रिलीजन, उस समय इन सब का हमें केस स्टडी करना है। किस चीज का? स्टेट का, ट्रेड का और रिलीजियस का। और किन किन राज्यों का करना है? तो तंजावुर, हम्पी और पुरी जो है उड़ीसा का, और आगरा, इन 4 शहरों का हमें केस स्टडी करनी है। इन 4 शहरों की हमें स्टेट पढ़नी है, राज्य के बारे में, ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में एंड धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन भूमिका से स्टार्ट करते हैं कि जो मिडिवल इंडिया जो था, जिसे हम इसमें पढ़ेंगे 800 से 700 ईस्वी तक। तो मतलब इसमें हम जो 800 से 700 जो ईस्वी तक हम पढ़ रहे हैं उसको नगरीकरण और शहरों के उत्कर्ष का युग माना जाता है। तो मतलब 800 से 1700 ईस्वी का जो मध्य का जो काल है, इसी काल को हम नगरीय या तो हम कहते हैं शहरीकरण वाला युग था, जहाँ पे बहुत ज्यादा शहर बसाए गए थे। तो इस काल में राज्य और व्यापार और धर्म, इन तीनों ने नगरीय केंद्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब नगर, इस समय जो नगर बसे उसका जो ये 3 कारण उसमें महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। एक राज्य ने यानी स्टेट ने, जो राजा थे उसने, दूसरा व्यापार ने शहरीकरण को बनाया, तीसरा जो धर्म था, धर्म ने शहर को उत्कर्ष करने में मदद की है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के कई शहर विभिन्न राजवंशों के अधीन पनपे थे। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो बहुत सारे शहर हमें आज जो देखने को मिलते हैं, तो वो कुछ राजवंशों के अधीन हुए हैं। मतलब राज्य का इसमें रोल रहा है। तो शहर बसाने में कई भारतीय राजाओं का योगदान रहा है। जो उस समय की कला, उस समय की संस्कृति, उस समय के धर्म और उस समय के व्यापार का केंद्र बना था वो शहर। यह काल जो है वो व्यापारिक मार्गों के विकास और धार्मिक संरचनाओं और मंदिर की स्थापत्य कला और राजनीतिक स्थिरता का भी साक्ष्य रहा है। मतलब जहाँ भी ये शहर बसे हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे अच्छे अच्छे व्यापारिक मार्ग खोले गए हैं, व्यापार बहुत ज्यादा हो रहा है, धार्मिक संरचनाएं अच्छी है, वहाँ की मंदिर स्थापत्य कला हमें देखने को मिलता है, वहाँ की राजनीतिक हमें स्थिरता वहाँ पे मिलती है कि कोई असंतोषजनक कुछ नहीं है वहाँ पे। तो ऐसा शहर एकदम शांतिपूर्ण हमें देखने को मिलता है। तो इसी में हम पढ़ेंगे कि ये 4 जो प्रमुख नगर हमारे दे रखा है सब्जेक्ट में, तंजावुर, हम्पी, पुरी और आगरा जैसे शहर, इसका हम अध्ययन करेंगे ताकि ये समझा जा सके कि किस प्रकार जो राज्य है यानी स्टेट है और व्यापार है और धर्म है, इन तीनों ने नगर को कैसे केंद्र को आकार दिया। मतलब इन तीनों से कैसे नगर बसे, क्योंकि राज्य ने ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और व्यापार और धर्म ने, ये तीनों ने शहर को बनाने में उस समय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे हम्पी, पुरी और आगरा और तंजावुर हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम तंजावुर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें 4 पढ़ना है। तो सबसे पहले तंजावुर से स्टार्ट करते हैं। तो जो तंजावुर है वो किस लिए जानी जाती है? उसकी हमें कला,
वास्तुकला और कृषि पर आधारित ये एक नगर था। तो तंजावुर भी 800 से 1700 के बीच में उभरा एक शहर था, जो कि अपने कला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, वास्तुकला के लिए, और कृषि पर आधारित ये नगर था। मतलब इसकी आय का प्रमुख स्रोत था वो कृषि था, कृषि प्रधान था, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था। तो राज्य की जो भूमिका सबसे पहले जान लेते हैं। तो तंजावुर का राज्य कैसा था? जो तंजावुर है उसका उत्कर्ष जो है वो चोल वंश के शासन के दौरान हुआ था। तो ये चोल वंश के शासन के दौरान चोल वंश के जो राजा थे उन्होंने तंजावुर बसाया था। चोलों ने दक्षिण भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। तंजावुर ने केवल प्रशासनिक केंद्र था, मतलब तंजावुर जो था वो राजा जहाँ पे शासन करता था उसका प्रमुख केंद्र था, मतलब राज्य का यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल था, इसलिए ये शहर बसाए गए थे। तो दिल्ली है, दिल्ली में सारे मुख्यालय बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, भारत की सभी मुख्यालय मतलब प्रशासनिक केंद्र दिल्ली को माना जाता है, तो इसलिए दिल्ली को शहर बताया जाता है। वैसे ही चोल साम्राज्य का जो प्रशासनिक केंद्र था, जैसे कि भारत का दिल्ली है, वैसे चोल साम्राज्य का तंजावुर था, इसलिए ये शहर माना जाता है। बल्कि यह चोलों के सामरिक और आर्थिक हितों का भी मुख्य केंद्र था। राजाओं ने चोल प्रथम ने क्या किया था, 11वीं शताब्दी में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि तंजावुर में है, जो न केवल धार्मिक महत्व का था बल्कि यह राज्य की समृद्धि का और स्थापत्य कला का भी प्रतीक बना। जैसे कि मुगल भी करते रहते थे, अलग अलग स्थापत्य कला स्थापित करते थे और दिखाने के लिए अपनी शक्ति। और वैसे ही प्राचीन भारत में भी मतलब जितने भी जो बनाए जाते हैं स्थापत्य कला, वो राजा अपनी शक्ति को दिखाने के लिए और धार्मिक उद्देश्य से भी बनाता है। तो इससे भी हमें उस समय की विकास देखने को मिलता है। दूसरा है व्यापारिक दृष्टिकोण से जानते हैं। हमने फर्स्ट जो जाना था वो था, हमने जाना था राज्य की भूमिका, राज्य के दृष्टिकोण से तंजावुर कैसे शहर है। अब हम जानेंगे व्यापार की दृष्टि से कैसे ये शहर बसाया गया है। तो चोल साम्राज्य के विस्तार के साथ तंजावुर का व्यापारिक महत्व भी था। मतलब ये चोल साम्राज्य का मतलब प्रशासनिक केंद्र तो था, पर व्यापार के केंद्र से भी बहुत महत्वपूर्ण जगह थी तंजावुर। दक्षिण भारत की उपजाऊ भूमि और चोल की जो नौसेना शक्ति ने इस नगर को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार का केंद्र बना दिया था। तो यहीं से दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करा जाता था, इसलिए व्यापार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण शहर था। कृषि पर आधारित जो अर्थव्यवस्था है वो विशेष रूप से धान की खेती ने तंजावुर का जो धान की व्यापार था वो महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। और चोलों के अधीन समुद्री मार्गों का विस्तार हुआ था बहुत ज्यादा, जिससे भारतीय वस्त्र, मसाले और धातुओं का भी व्यापार इंडोनेशिया, श्रीलंका और मलेशिया तक होता था। तो ये व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, इसलिए कहते हैं कि हम ये भी उस समय का बहुत बड़ा शहर था व्यापारिक दृष्टिकोण से। अब जानते हैं हम तीसरा, जो कि धार्मिक दृष्टिकोण से कैसे तंजावुर एक शहर था। तो धर्म और संस्कृति के दृष्टिकोण से, तो धार्मिक दृष्टि से तंजावुर का जो विकास है वो चोल शासन में चरम पर पहुंचा था। मतलब चोल शासन में इसकी जो उत्कर्ष और विकास डेवलप हुआ था वो हुआ था। बृहदेश्वर मंदिर न केवल एक धार्मिक केंद्र था उस समय, जो कि चोल साम्राज्य द्वारा बनाया गया था, बल्कि कला का भी, उस समय की कला कैसी थी चोल साम्राज्य की उसको दर्शाता है, उस समय की संस्कृति कैसी थी इसको दर्शाता है। तो ये ओनली मंदिर नहीं है बल्कि कला और स्थापत्य कला और संस्कृति को भी दर्शाता है उस समय की। तो तंजावुर में मंदिर का निर्माण परंपरा ने दक्षिण भारतीय वास्तुकला को एक नई दिशा दी थी, और मंदिर के आसपास जो शिल्पकारों और कलाकारों की बस्तियां बनी थी वहां पे, जिनका काम धार्मिक उत्सवों के दौरान प्रदर्शन करना था वहां का, कि धार्मिक वातावरण जो है तंजावुर की नगरीय संरचना का अभिन्न अंग था। तो ये थी वहां की शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक, जो आपने जान ली तंजावुर की। अब हम जानेंगे कि 800 से 1700 के बीच जो दूसरा शहर उभरा था यानी हम्पी, उसके बारे में। तो अब हम हम्पी शहर के बारे में जानते हैं कि हम्पी शहर का व्यापारिक धार्मिक साम्राज्य की नगरी के रूप में इसको जाना जाता है। मतलब हम्पी व्यापार के केंद्र से और धर्म के केंद्र से बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हो हम्पी, आपने देखा होगा नोट के पीछे छपा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट शहर जो कि है हम्पी। राज्य के दृष्टिकोण से हम्पी कैसे महत्वपूर्ण है। हम्पी, जिसे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता है। आपने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा होगा, जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था तो दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य चल रहा था, तो विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा और राजधानी के रूप में इसको हम देखते हैं। तो 14वीं से
16वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत का प्रमुख नगरीय केंद्र था हम्पी। हरिहर और बुक्का जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, उसने हम्पी में एक संगठित राजधानी के रूप में विकसित किया था। उन्होंने हम्पी शहर को राजधानी के रूप में बताया था। हरिहर और बुक्का ने राज्य की सेना शक्ति और राजनीतिक स्थिरता ने इस शहर को दक्षिण भारत के अन्य राज्यों के बीच महत्वपूर्ण बना दिया था, और हम्पी शहर भी उस समय राज्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। 800 से 17वां जो सदी था उस तक, मतलब 14वीं से 16वीं शताब्दी तक कह सकते हैं। अब व्यापारिक दृष्टिकोण से जो हम्पी है उसका क्या रोल था, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से हम्पी एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यह न केवल दक्षिण भारत के भीतर बल्कि फारस, पुर्तगाल, अरब देशों और यूरोप के साथ भी व्यापारिक संबंध रखता था। मतलब ये दक्षिण भारत जो है वो व्यापार किससे, फारस से कर रहा था, पुर्तगाल से, अरब से। सोचो उसने देशों से व्यापार का केंद्र बन रखा था ये, मतलब यहाँ से जो माल भर के जाता था वो दूसरे देशों में बेचने जाता था, तो यहीं से जब लोग माल भर के जाते थे तो प्रमुख केंद्र तो यही बन गया था, क्योंकि माल तो यहीं से लोड होता था। यहाँ से मसाले, रत्न, हाथी कपड़ा और अन्य कीमती वस्तुओं का निर्यात किया जाता था, मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था बाहरी देशों में। हम्पी की व्यापारिक संपन्नता ने इस विशाल बाजारों में देखी जा सकती है। जो हम्पी के बाजार विशाल हमें देखने को मिलते हैं, उससे हमें पता लगता है कि वहाँ का व्यापार कितना अच्छा और कितना समृद्ध था, जहाँ पे व्यापारियों और अंगतुर्की की भीड़ लगी रहती थी हमेशा, और राजाओं द्वारा व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और कर मुक्त व्यापारिक नीति हम्पी को व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। कि कर मुक्त अब आप कर सकते हो, कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, और सभी मार्गों को राजा सुरक्षा भी देते थे अपनी तरफ से कि आप व्यापार करो, हम आपको सुरक्षा देंगे। जिस दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से हम कहते हैं कि हम्पी एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। अब जानते हैं हम्पी का धर्म और संस्कृति के दृष्टिकोण से कैसे ये शहर उभरा था। तो हम्पी शहर धर्म और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से जो हम्पी की पहचान है वो विभिन्न मंदिर, मठों और धार्मिक संरचनाओं के कारण मानी जाती है, क्योंकि हम्पी में ऐसे बहुत से आपको मंदिर, मठ देखने को मिलेंगे। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर में आता है, जो फेमस सबसे मंदिर है वो है विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। जो विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर है, ये सनातन धर्म के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो कि विजयनगर शासकों ने हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा के लिए बनवाई थी। और हम्पी के मंदिरों की विशालता और वास्तुकला जो है, क्योंकि विट्ठल मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर की, वो बहुत उत्कीर्ण है और बहुत अद्भुत है, जिसे धार्मिक पर्व और उत्सव और नगरीय संस्कृति का अभिन्न अंग और हिस्सा माना जाता है। भारत की वो संस्कृति है, भारत की वो कला, वास्तुकला है जिसको जीवित रखती है। वहाँ का धर्म, वहाँ का मंदिर, वहाँ की स्थानीय कला, नृत्य, संगीत को प्रोत्साहित करती है। वहाँ की मंदिर वगैरह की, वहाँ की चित्रकला है वो दर्शाती है कि भारत की परंपरा को। तो धर्म और संस्कृति दृष्टिकोण से भी हम्पी शहर बहुत ज्यादा क्या रहा है, हमेशा से चरम सीमा पे रहा है। अब जानते हैं हम मध्यकालीन भारत का उभरता हुआ तीसरा शहर, जिसे कहते हैं हम पुरी। तो पुरी उड़ीसा में आता है। पुरी जो है वो धार्मिक और व्यापारिक संगम दोनों के कारण ही बहुत महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। तो राज्य के दृष्टिकोण से कैसे पुरी एक शहर है उसको हम जानते हैं। पुरी का जो विकास है वो पूर्वी भारत में गंगा और गजपति के शासकों के शासनकाल के दौरान हुआ था। यानी गंगा नदी के किनारे गजपति शासक जो थे, उसके शासनकाल के दौरान पुरी जो है उस मंदिर की, या पुरी शहर जो है उसकी स्थापना की गई थी। उड़ीसा के जो राजा थे अंतर्वर्मन चोडगंग, इन्होंने 12वीं शताब्दी में क्या किया था, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि पुरी के धार्मिक महत्व का प्रतीक माना जाता है। आप पूरे पुरी को जगन्नाथ मंदिर और के नाम से ही जाना जाता है। तो राज्य की सुरक्षा, संरक्षण और धार्मिक संस्थानों की स्थिरता ने ही पुरी को एक धार्मिक नगर के रूप में और राज्य के रूप में उभारा है। तो इस राज्य को जो है पुरी, उसको अपनी धार्मिक नगर के रूप में ही जाना जाता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसे पुरी महत्वपूर्ण एक शहर है। पुरी एक व्यापारिक महत्व इसकी समुद्री स्थिति के कारण है, क्योंकि जो पुरी शहर है वो जो अरब सागर, जो ये पश्चिम बंगाल का जो पश्चिम जो सागर है, तो वहां से वो कनेक्ट होता है। यानी जो बंगाल की खाड़ी है
वहां से ये चिपका हुआ है, तो इसलिए महत्वपूर्ण केंद्र है व्यापार का। अगर आपको ऊपर कहीं व्यापार करना होगा, म्यांमार, थाईलैंड वगैरह, तो इधर से आपको इजी पड़ता है इसलिए। तो यह पूर्वी समुद्री मार्गों का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में काम करता है पुरी, जो बंगाल की खाड़ी के अन्य हिस्सों से व्यापार को जोड़ता है। जितने भी व्यापार आप देखते हो बंगाल की खाड़ी से होता है, तो पुरी का जो बंदरगाह है वो बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रखता है। यहाँ से विशेष रूप से समुद्री उत्पादक जो प्रोडक्ट होते हैं, मसाले, शिल्पकला, व्यापार किया जाता है यहाँ से। इसके अलावा पुरी का जो धार्मिक महत्व भी है वो बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि यहाँ जगन्नाथ मंदिर की जो तीर्थ यात्रा पर आने वाले जो भक्तजन होते हैं, वो विभिन्न वस्त्र, प्रसाद और धार्मिक सामग्री का क्रय भी बिक्री भी होती है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ से लोग वस्त्र, प्रसाद ये सब खरीदते हैं शहर के रूप में आज भी, जो कि जाते हैं तीर्थ यात्रा में या जगन्नाथ मंदिर में, जिसे 4 धाम में से एक धाम भी माना जाता है। अब जो पुरी है उसका धर्म और संस्कृति के रूप में उस शहर का कैसे योगदान है, तो पुरी शहर जो है वो सबसे प्रमुख धार्मिक केंद्र जगन्नाथ मंदिर है उसका। तो पुरी में सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र माना जाता है वो जगन्नाथ मंदिर को पुरी को जगन्नाथ मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर सनातन धर्म के जो 4 जो तीर्थ स्थल है उसमें से एक माना जाता है 4 धाम की यात्रा में से, जो हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस मंदिर में हर वर्ष रथ यात्रा का आयोजन होता है, जो लाखों श्रद्धालु को आकर्षित करता है और यहाँ पे लोग देखने आते हैं। तो प्रमुख केंद्र बनाया हुआ है धार्मिक और सांस्कृतिक से, जो कि आज तक चलता आ रहा है। धार्मिक महत्व के कारण पुरी का जो नगरीकरण है वो तीर्थ यात्रा के इर्द गिर्द विकसित हुआ है। मतलब तीर्थ यात्रा के करने के लिए ही रोड वहाँ के लोग आते हैं, वहाँ पे टूरिज्म का एक अच्छा प्लेस है, तो इस कह सकते हैं बहुत अच्छा शहर है। तो मंदिर के साथ साथ जुड़े शिल्पकार, कलाकार और पुजारियों की बस्तियों ने भी उस नगर को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बनाने में। तो अब हम जानते हैं कि मध्यकालीन भारत में उभरता हुआ चौथा शहर, जो कि मुगल कालीन में कह सकते हो उभरा था, जो कि है आगरा। तो आगरा के बारे में पढ़ते हैं हम। आगरा का मुगल साम्राज्य का चमकता हुआ केंद्र माना जाता है। तो मतलब चमकता हुआ जो शहर माना जाता है मुगल काल का, वो आगरा को माना जाता है। तो सबसे पहले राज्य के दृष्टिकोण से हम जानते हैं, तो आगरा जो है वो मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में 16वीं से 17वीं शताब्दी में उभरा था। क्योंकि जो भी राजधानी जैसे दिल्ली हो तो उसको शहर माना जाता है, तो मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी, तो ये भी एक शहर थी। बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था और उसके बाद अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में भी यह शहर राजनीतिक और प्रशासनिक वास्तुकला के महत्वपूर्ण केंद्र बना था। क्योंकि आगरा में जो ताजमहल है वो वास्तुकला के लिए जाना जाता है, और जो इन लोगों ने अपनी राजधानी बना रखी थी तो इसको प्रशासनिक तौर पर भी माना जाता है महत्वपूर्ण। तो विशेष रूप से अकबर ने आगरा को एक व्यवस्थित और सांस्कृतिक शहर बनाने के लिए कई सुधार किए थे। उन्होंने एक अपनी संस्कृति को जोड़ने के लिए वहाँ पे ताजमहल और अच्छे वहाँ पे जो मकबरे उसका वो करवाया निर्माण, जहाँ से उसकी वास्तुकला जुड़ी रहे, जिससे नगर नियोजन और किलों का निर्माण उन्होंने करवाया था। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो आगरा शहर को कैसे देखते हैं हम, तो मुगल साम्राज्य के तहत जो आगरा है वो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना हुआ था। आगरा का भौगोलिक स्थान इसे व्यापारिक मार्गों के बीच में स्थित करता है, जो कि उत्तरी और पश्चिम भारत के व्यापार मार्गों को जोड़ता है। अगर किसी भी उत्तर भारत के लोग को दक्षिण भारत से व्यापार करना हो या दक्षिण भारत के लोगों को उत्तर भारत से व्यापार करना होता था, तो बीच में आगरा शहर पड़ता है, तो उनको आगरा होके जाना पड़ता था। इसलिए आगरा जो केंद्र बना हुआ था व्यापार का, कि इधर से भी जो लोग जाते थे वो आगरा में ठहरते थे, इधर से भी जो लोग जाते थे वो आगरा में ठहरते थे, इसलिए व्यापारिक केंद्र आगरा बना हुआ था। यहाँ से कपड़ा, रेशम, मसाले, धातु, आभूषण, हथियारों का व्यापार होता था। मुगलों ने व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए कर, छूट और अन्य नीति को भी लागू किया था, जिससे व्यापार को प्रोत्साहन मिला था आगरा के, और आगरा शहर उभरा था। अब आगरा शहर धर्म और संस्कृति के लिए कैसे जाना जाता है, तो मुगल की धर्म और संस्कृति के लिए ये शहर जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से आगरा एक विविधता पूर्ण वाला शहर था, जहां मुस्लिम और हिंदू संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलता है। वहां पे दोनों ही संस्कृति देखने को हमें मिलती है। मुगल वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हमें जैसे देखने को मिलते हैं। संस्कृति वहां पे मुगल की अगर संस्कृति देखें तो हम ताजमहल देखने को मिलता है, हमें आगरा का किला हमें देखने को मिलता है, फतेहपुर सीकरी जो है ये भी हमें आगरा में ही देखने को मिलता है। तो ये संस्कृति है किसकी, मुगल की। तो मुगल की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम आगरा को मानते हैं और ये प्रसिद्ध है।
मुगलों के अधीन संगीत जो थी, मुगल की संगीत, चित्रकला, मुगल की साहित्य, ये सब भी हमें वहाँ पे मिलता है। उस वहाँ की फतेहपुर सीकरी, आगरा किले, इन सब में उसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है। आगरा की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता इसे समृद्ध नगर बनाती है और शहर का एक प्रमुख केंद्र बनाती है। तो मैंने आपको पढ़ना था तंजावुर, आपको पढ़ना था पुरी, आपको पढ़ना था हम्पी, आपको पढ़ना था आगरा। तो चारों शहर मैंने आपको पढ़ा दिए कि कैसे चारों शहर राज्य के दृष्टिकोण से, धर्म के दृष्टिकोण से, संस्कृति के दृष्टिकोण से और व्यापार के दृष्टिकोण से कैसे उभरे थे, तो बता दिया। तो निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं कहूँ तो मध्यकालीन भारत में जो ये नगर उभरे थे, नगरीय उत्कर्ष हुआ था, जो कि राज्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे व्यापार के दृष्टिकोण से हो, चाहे धर्म के दृष्टिकोण से हो, तीनों प्रमुख जो ये तत्व थे उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे मैंने हर शहर का ये तीनों तत्व बताया था आपको कि तीनों, हर शहर के उभरने में ये तीनों तत्व मिले हुए थे, राज्य, व्यापार और धर्म। तो तंजावुर, हम्पी, पुरी और आगरा, इन चारों नगरों का अध्ययन इस बात को प्रमाणित करता है कि राज्य की जो राजनीतिक शक्ति है और व्यापारिक समृद्धि है और धार्मिक महत्व और नगर के विकास में महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। तो ये देखो, हमें इतिहास से ही हमें जानने को मिलता है, हम इतिहास से हमें जानने को मिल रहा है कि अगर हम किसी शहर को पढ़ रहे हैं और जैसे हम्पी, पुरी, चाहे कोई भी आगरा, तो हम देख रहे हैं कि उसमें राज्य का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, व्यापार का भी होती है और धर्म का भी होती है और संस्कृति का भी होती है। तो अगर हम आज भी अपने भारत को डेवलप करना चाहे तो लोग कहते हैं कि मंदिर क्यों बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं। तो देख लो, संस्कृति का महत्वपूर्ण पहले भी था। अगर शहर को डेवलप करना हो तो देख लो कि पहले भी दिखाया जा रहा है कि मंदिर भी डेवलप की जा रही है, संस्कृति भी डेवलप की जा रही है, व्यापार भी डेवलप किया जा रहा है और राज्य भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो अगर आज भी हमें कोई शहर डेवलप करना होगा तो हमें ये तीनों चीज को लेकर चलना होगा। तो इतिहास यही सिखाता है, इसलिए हमें ये सब पढ़ना होता है। तो आप इन सब चीज को आज से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों, कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।